तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट यह है कि आपने समझ लिया कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक राइट ट्राइंगल होता है। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो राइट ट्राइंगल है वो है ABC और इसमें एंगल ए के लिए हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ए के लिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए मैंने कहा कि साइन ए मुझे निकालना है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, अगर कल की वीडियो आपने देखी तो बड़ा आसान लगेगा, वरना थोड़ा दिक्कत लगेगा। एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या वैल्यू चाहते हैं उस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, उससे 90 डिग्री पर होता है बेस। और ये स्लांटेड जो साइड है, ये तिरछी वाली, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो PBH की फॉर्म में हम बात करते हैं। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेसिक फार्मूला है। और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब बात ये है बेटा कि जब ये एंगल ए की वैल्यूज बदलती हैं तो P और B का रेशियो बदलता है। तो जैसे अभी देखिए ये 45 डिग्री का एंगल है, लेटस से ये 45 डिग्री का एंगल, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 45 डिग्री। अगर मैं इस एंगल की जगह 45 डिग्री की जगह सपोज कीजिए एक 60 डिग्री वाला ट्राइंगल, तो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता है कि नहीं। अब ये रफ डायग्राम है, ये 60 डिग्री, तो इसमें P बड़ा हो जाएगा, B छोटा हो जाएगा। और इसमें P और B जो है उसमें P ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इसमें देखिए P बड़ा होगा B के कंपैरिजन में, है कि नहीं। और PBH के बीच में रिलेशन जो है, और यहाँ पर जो PBH के बीच में रिलेशन है उसमें फ़र्क आ जाता है। यानी हर बार जब हम ये एंगल चेंज करेंगे, आप 45 डिग्री की जगह अगर 30 डिग्री वाला ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा। तो फिर देखिए PB और H की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो जो ये PH का रेशियो, PB का रेशियो और BH का रेशियो है, उसकी वैल्यू चेंज होती है इस एंगल के अकॉर्डिंग। और उसी की वजह से अलग अलग एंगल्स के लिए इन रेशियोज की वैल्यू अलग अलग आती है। तो रेशियोज की वैल्यू हमको डायग्राम बना के निकालनी नहीं होती, वैसे आप निकाल सकते हैं। आप एक ट्राइंगल बनाओ D की मदद से, अब P कितना भी लो, B कितना भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी लो। पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री रख के देखो, 30 डिग्री रख के देखो। और इसको जब 30 डिग्री रख के देखोगे और आप इस एंगल के लिए साइन निकालोगे तो वो बराबर होगा ये लेंथ डिवाइड बाय ये लेंथ, P डिवाइड बाय H। और आप स्केल से मेजर करके देखना कि ये डिवाइड बाय ये हाफ के बराबर होगा या 0.5 के बराबर होगा। ऐसे ही जब आपको इसके लिए कॉस की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, तो वो बराबर होगा दिस यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और आप चेक करके देखना कि वो बराबर होगा √3/2, √3/2। और ऐसे ही tan की वैल्यू निकाल के देखना, तो वो होगा परपेंडिकुलर यानी कि ये लेंथ डिवाइड बाय बेस, तो उसकी वैल्यू आपकी 1/√3 के बराबर आएगी। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.71 आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 30 डिग्री के लिए साइन की, कॉस की, tan की वैल्यू आप इनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, P/H, B/H या फिर P/B करके आप साइन, कॉस, tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जो ये वैल्यूज हम बता रहे हैं, ये 30 डिग्री के लिए बता दी, ऐसे ही 45 डिग्री के लिए भी हम निकाल सकते हैं, 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी भी डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। पर जो मेन वैल्यूज हैं वो हम निकालेंगे नहीं बार बार। ट्राइंगल बना के अगर हम वैल्यूज ही निकालने लगे तो हमारा काम होगा कैसे। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि ये टेबल याद कर लेना, इसमें सारी वैल्यूज है। जैसे कि 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या है, हाफ है। कॉस की वैल्यू क्या है, √3/2 है। tan की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। इस तरीके से आपको वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, ये साइन 30 के लिए हाफ है, कॉस 30 के लिए √3/2 है, tan 30 के लिए 1/√3।
तो ये वैल्यूज निकलती कैसे, मैंने आपको बताया, एक ट्राइंगल बना के देखिए जिसमें जो ये वाला एंगल है ये एंगल 30 डिग्री हो, तो साइन 30 का मतलब है P डिवाइड बाय H, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो हाफ या फिर 0.5 है। कॉस निकालना है तो है B बेस डिवाइड बाय H, और आप ऑब्जर्व करेंगे वो √3/2 के बराबर है। और tan निकालना है तो वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जो कि पिछले वीडियो में पिछली क्लास में भी बताया गया। तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इनको मेमोराइज करना है। तो मेमोराइज कैसे करना है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल को बोल रहे हैं, ठीक है, ये एंगल्स थीटा है, तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ऐसे याद करना है। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ये जो सीरीज है ये आपको याद रखनी है, हाफ 1/√2 √3/2 1, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसका अभी आपको यूज नहीं है, रेडियंस का ये 11th क्लास में आएगा, तो जस्ट इतना याद कर लीजिए। ऐसे ही कॉस की वैल्यूज याद करनी है, तो कॉस की वैल्यू याद करने के लिए आपको अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपने साइन की वैल्यू याद की है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, उसी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख देना है, तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यही देखिए, यही चीज जब रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ लिखा जाएगा तो कॉस का टेबल भी बन जाता है। और tan का टेबल कैसे बनेगा, tan का टेबल बनाना बड़ा आसान है। tan का टेबल साइन और कॉस को डिवाइड करके बनता है, यानी साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। जैसे कि साइन की जो पहली वैल्यू है वो 0 है और कॉस की पहली वैल्यू 1 है, तो 0/1, तो tan की पहली वैल्यू 0 मिल जाती है। फिर दूसरी वैल्यू के लिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो फिर से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और रह जाएगा 1/√3। देखिए ऐसे ही 1/√2 1/√2 डिवाइड करोगे तो सेम कट के 1 ही आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर √3/2 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, अपॉन में जो 2 हैं वो कट जाएंगे और रह जाएगा √3। और जब 1/0 करेंगे तो एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं होता, तो एनडी भी लिख देते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि हमको सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की वैल्यू इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख के मिल जाती है, और tan की वैल्यू इनको डिवाइड करके मिल जाती है। तो जब भी कभी वैल्यूज वाला क्वेश्चन आए तो पहले ये टेबल रफली अपनी कॉपी में या आंसर शीट में बना लीजिए, और फिर उधर से वैल्यूज आप उठाकर पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात इससे पहले हम आगे बढ़ें, रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो कभी भी कोई कहता है कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, रेसिप्रोकल कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो उसके लिए अलग से टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा यानी कि 1/2 का उल्टा 2/1। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, √2/1। साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। एंड सिमिलरली साइन 90 डिग्री इज 1, तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि 1 एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है 1/1, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1/1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, या सेक भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही आप सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट 30 क्या होगा, 2/√3, सीकेंट 45 क्या होगा, √2/1, सीकेंट 60 क्या होगा, 2/1, सीकेंट 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो अगर आपको tan की वैल्यूज याद है, tan 30 इज 1/√3, तो cot 30 होगा इसका रेसिप्रोकल √3/1। tan 45 इज 1, तो cot 45 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। tan 60 इज √3, तो cot 60 √3 का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/√3। तो रेसिप्रोकल्स के नाम अगर आपको याद हैं, जो कि पिछले वीडियो पिछली क्लास में भी आपको सिखाए गए हैं, तो फिर आपको सिर्फ इतने से ही काम बन जाता है। तो मेमोरी में सिर्फ साइन रखना है, कॉस उसका रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है,
और 10 लाने के लिए इनको डिवाइड कर देना है। 0 बाय 1 इज 0, दिस इज 1 बाय रूट 3, दिस इज 1, दिस इज रूट 3, दिस इज 1 बाय 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड देन कॉसिकेंट जिसे हम कॉसेक भी कहते हैं, सीकेंट जिसे सेक भी कहते हैं, कोटेन जिसे कॉट भी कहते हैं, वो इनके रेसिप्रोकल वैल्यूज होते हैं। तो आप क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वैल्यूज तो हमने बता दी बेटा सारी की सारी। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर आवाज नहीं आ रही। जिसको आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार लॉग आउट करके फिर लॉग इन करेंगे, आपको पूरी पूरी आवाज आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं हम अपना। क्वेश्चन 1 है बेटा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कैसे करना है। तो सपोज करो पेपर में मुझे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मुझे पहला काम क्या करना है, मुझे पहला काम करना है साइन की और कॉस की वैल्यूज लिखना। तो साइन की पहली वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 0 इज 0, देन साइन 30 इज हाफ, देन साइन कॉस साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, देन साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, एंड देन साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। तो ऐसे साइन की वैल्यू लिख देनी है। ये साइन 0 डिग्री पर होता है, ये 30 डिग्री पर होता है, ये 45 डिग्री पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है, और ये 90। इस तरीके से लिख देना है। ये साइन की वैल्यू है, मुझे रफली लिखनी है, फेयर में करने की इसको जरूरत नहीं है। और कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस की वैल्यू इसी का उल्टा है, मतलब इसी को रिवर्स ऑर्डर में। तो 1, फिर रूट 3 बाय 2, फिर 1 बाय रूट 2, फिर 1 बाय 2। तो ये जो मैंने आपको अभी वैल्यूज याद करना करके दिखाया, कैसे याद करना है। साइन एक बार लिख दिया तो कॉस उसका ठीक रिवर्स लिख देना है। अब ये आपके पास एक रफ जब वैल्यू मिल जाती है तो ये वैल्यूज आपको इधर पुट करनी है, ठीक है जी। तो साइन 60 अगर मैं पूछूं कितना है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत स्लोली बता रहा हूं। देखिए साइन 60 कितना है, साइन 60 है रूट 3 बाय 2, तो इसकी वैल्यू रूट 3 बाय 2 है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो जहां पर साइन 60 है वहां पे देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखी है, रूट 3 बाय 2। फिर कॉस 30 कितना है, तो कॉस 30 कितना है, देखिए वो भी रूट 3 बाय 2, कॉस के सामने रूट 3 बाय 2। तो फिर जहां पर कॉस है, कॉस 30, उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, रूट 3 बाय 2। ऐसे ही साइन 30 और कॉस 60 देख लेते हैं। तो साइन साइन के आगे 30 देखो वैल्यू है हाफ, है कि नहीं, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, तो उसकी जगह हाफ लिखना है। और कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 नीचे देखो कॉस के आगे वो भी है हाफ, तो साइन 30 है हाफ और कॉस 60 भी है हाफ। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन में साइन 30 भी लिखा है हाफ और कॉस 60 भी लिखा है हाफ। आई होप इतनी बात बच्चों को क्लियर हुई। तो इसमें है क्या इस क्वेश्चन में, इसमें यह है कि बस टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए, और टेबल की वैल्यूज याद हो गई साइन कॉस टेन की, बस वो वैल्यूज पुट कर देनी। अब रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, दो रूट वाली टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रही, तो रूट हट जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7, सिंपल। 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर बन गया 4, फिर ये प्लस का साइन, 1 इंटू 1 न्यूमरेटर 1 और नीचे 2 टू द 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। एडिंग द न्यूमरेटर 3 प्लस 1 इज 4, डिवाइड बाय 4, डोंट ऐड डिनोमिनेटर्स, पता ही है आपको डिनोमिनेटर ऐड नहीं होते, सो डिनोमिनेटर इज 4, न्यूमरेटर इज 4, कैंसिलिंग 4 बाय 4 विल गेट द आंसर एज 1। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर पेपर में आए तो हार्डली 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, just the value should be memorized. Okay, so let us move towards the second part, and the second part is 2 tan square 45 degree plus cos 30 degree minus sin square 60 degree. so tan 45 डिग्री हमको पता होना चाहिए क्या है, और फिर उसका स्क्वायर है, तो जो भी tan 45 की वैल्यू है उसका स्क्वायर, फिर cos 30 डिग्री जो भी है उसका स्क्वायर, और फिर जो sin 60 डिग्री है उसका स्क्वायर करना है। तो फिर से हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं सारी वैल्यूज क्या क्या हमको चाहिए। हमको चाहिए tan 45 cos 30 sin 60, सर्च करते हैं अपने टेबल में।
अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमको मेमोराइज करना है, तब तक के लिए हमको टेबल ही देखना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री, देखिए क्या है tan और 45 के सामने, tan 45 डिग्री है 1, ठीक है। और कौन सी वैल्यू चाहिए थी, cos 30, cos 30, सो cos 30, तो cos में 30 के सामने देखिए क्या है, वैल्यू है √3/2। और अगली वैल्यू जो हमको चाहिए दैट इज sin 60, सो sin, दिस इज sin एंड इन फ्रंट ऑफ 60, sin 60 की वैल्यू देखिए टेबल से, वो है √3/2। ऑल दीज वैल्यूज विल बी put in the question. Okay, tan 45 is 1, cos 30 is √3/2, sin 60 is √3/2. So this will be substituted in the question. देख लीजिए ध्यान से, tan 45 की जगह हमने लिख दिया है 1, और स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर था। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ। फिर प्लस का साइन, cos 30 की वैल्यू √3/2 ऊपर टेबल में देखी, फिर उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देन sin 60 वैल्यू √3/2 अगेन, और उसका स्क्वायर क्वेश्चन में दिया तो हम उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। होपफुली सबको स्क्वायर का मतलब पता है। स्क्वायर मीन्स द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नाउ 1 square is 1 and 1 into 2 is 2, then therefore this 2 is written here. √3 का स्क्वायर मीन्स √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, दैट इज 3, तो ये न्यूमरेटर में 3 है। देन डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर मीन्स 4, सिंपल। देन सेम विद दिस, √3 स्क्वायर इज 3 and 2 स्क्वायर इज 4, ओके। एंड finally we have 3/4 minus 3/4 which can be cancelled out, and remaining 2 is our final answer. So the answer is 2. So again थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए हमने क्या है, टेबल से वैल्यूज उठा के पुट की हैं और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं। जो लॉजिक लगाने वाली एक्सरसाइज थी वो 8.1 थी, वो मैंने समझाई दी थी कल। जिसने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब पे है, उसका लिंक भी आपको भेजा गया है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज अगेन cos 45 secant 30 एंड cosecant 30। सो ये secant 30 और cosecant 30 अभी आज की क्लास के शुरू में ही हमने किया है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके अपना बता सकता है secant किसका रेसिप्रोकल है? cos का, एक्सेलेंट। एंड cosecant किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। एक्सीलेंट। ओके, माइक ऑफ कर दीजिएगा आप। सो secant इज रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cosecant इज रेसिप्रोकल ऑफ sin। तो अगर मुझे secant 30 की वैल्यू पता करनी है तो मुझे cos 30 की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। देख लेते cos 30 की वैल्यू क्या है। तो हम अभी एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट नया नया सीखता है, उसको कुछ याद नहीं होता, बस वो देखता है वैल्यू क्या है और फिर बाद में याद हो जाता है। सो cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो अगर मुझे cos याद है तो क्या मैं secant बता सकता हूं? कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएगा secant 30 कितना होगा? 2/√3। सारे बच्चे एग्री करते हैं क्या? ओके, सो cos 30 √3/2 है, तो secant उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। तो इतना सिंपल है बेटा, आपको सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी वैल्यू से सब पता चल जाता है। इसी तरीके से वी हैव cosecant 30। सो cosecant किसका रेसिप्रोकल है? अभी बच्चों ने आंसर दिया cosecant sin का रेसिप्रोकल है। तो sin 30 की वैल्यू आप देखिए टेबल में कितनी है, sin 30 it is half. So cosecant 30 will be reciprocal of half, that is 2/1, or we can say 2. तो अब एक बार आपको ये वैल्यूज पता चल गई तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। एंड नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, राइट। सो एक बार मैं चेक कर लूँ सबको दिख रहा है कि नहीं, सबको दिख रहा है, गुड। तो cos 45, फर्स्ट ऑफ ऑल cos 45 इज 1/√2, तो उसमें तो कोई ट्रबल है नहीं। secant 30 अभी अभी ऊपर देखा 2/√3 है, इसमें भी कोई ट्रबल नहीं है। एंड cosecant 30 इज 2, जिनका मेमोरी थोड़ा लो है, secant 30 इज 2/√3, cosecant 30 इज 2, राइट। cos 45 इज 1/√2, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी है।
ओके, नाउ यहाँ पर एलसीएम लेना है हमको ध्यान से। तो कैलकुलेशन देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में 1 है। नाउ √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज √3, सो डिनोमिनेटर इज √3. This 1 multiplied by 2, that is 2, and this √3 multiplied by 2 means 2 √3. So this is the LCM in the denominator. और एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होगा क्योंकि अब तो काफ़ी दिन हो गए ये पढ़ते हुए मैथ्स हमको साथ में। कभी भी आपको a बाय बी बाय सी बाय डी मिल जाए, यानी कि चार टर्म्स हैं ऐसे, तो करना क्या है कि सबसे नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू डी, एंड सिमिलरली ये वाली टर्म है, ये इस मल्टीप्लाई। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको याद रह सकता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यही हमको यहाँ करना है, घबराना नहीं है देख के कि 4 अपॉन में आ गए, क्या करूँ। 4 आ गए तो कोई बात नहीं, ये √3 सबसे ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे, देखो 1 में √3 मल्टीप्लाई हुआ है और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो √2 में 2 + 2 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही स्टेप यहाँ पर हो रखा है, देख लीजिए ध्यान से, √3 × 1 एंड दिस इंटू √2। नाउ 1 × √3 विल बी √3, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 हो गया, और फिर इस √2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो √2 × 2 इज 2 √2 एंड √2 × 2 √3, ओके। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अंदर से आप कॉमन ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको अलाउ है, ओके। तो मैं यहाँ अपने आप कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, बेटर देन इसको कॉपी करने से बेटर है हम करके दिखाएं आपको। सो √3 क्या कर रहा हूँ मैं, अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो √2 तो यहाँ पर है ही, और 2 कॉमन ले लिया अंदर से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 चला गया है यहाँ से, सो 1 प्लस, और यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया है तो इधर भी 1 बच जाएगा, सो 1 × √3, सो दिस विल बी √3, ओके। ये हो गया। अच्छा बेटा, अब एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। पिछले बार के जब पेपर चेक हुए सीबीएसई के, और जिन बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए दिया कि हमारे मार्क्स कम कैसे आ गए, तो उन्होंने मुझे भी पेपर फॉरवर्ड किए और मुझे ये पता चला कि पूरा आंसर करेक्ट है, जस्ट एंड की एक, जैसे 50/3 है, उसको डेसिमल में नहीं लिखा, उतने में 1 मार्क्स बच्चों का कट गया। 50/3 को डेसिमल में नहीं लिखने पे 1 मार्क्स कट रहा है। इस तरीके की करेक्शन सीबीएसई मैथ्स के पेपर की करता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा एक्यूरेट रहना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम कुछ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते क्यों काटा, हम ही को और बेटर करना है काम, ठीक है। तो किसी ने कहा सर मैं इतने में छोड़ दूं, छोड़ दोगे तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पे। तो बात क्या है, बात ये है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ऐसी रूट वाली टर्म आती है तो उसको आपको करना है रैशनलाइज, जो कि आपको बहुत छोटी क्लास से सिखा दिया जाता है। डिनोमिनेटर में जो ये √3 + 1 है, तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है √3 - 1 से, बीच वाली टर्म का साइन बदल के, ये जो है इसका ये साइन बदल के, और इसी तरीके से नीचे भी इसको करना है। तो इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग प्रोसेस, जिससे कि डिनोमिनेटर में जो रूट वाली टर्म है ये गायब हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन देखिए, ये √3 इस √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और जब ये √3 इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3 and √3 multiplied by 1 is a √3, and at the denominator we have √3 + 1 into √3 - 1. Again, yesterday I once again repeated one formula, a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? It is a square minus b square. तो ये a plus b है और ये a minus b है, इसमें मैं a √3 को कह रहा हूँ, b 1 को कह रहा हूँ, तो a plus b into a minus b होगा a square means √3 square minus b square means 1 square, that is 1 only, so it will be 3 - 1. I repeat myself,
√3 + 1 a + b है और √3 - 1 a - b है। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² - b², दैट इज √3², दैट इज 3 - 1², दैट इज 1। सो न्यूमरेटर में आपको क्या मिला? न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, न्यूमरेटर जैसा था वैसा ही है, 3 - √3। और डिनोमिनेटर में क्या आया? देखिए 3 - 1 हो जाएगा 2 एंड 2 टू द 4 4√2। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, 3 - 1 2 और फिर 2 टू द 4 4√2, तो ये आ जाएगा आपका 4√2। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको देखिए एंड ऑफ द डे कैसे भी कोई कैलकुलेशन करे आंसर तो सेम ही आता है, 3 - √3 4√2। ओके, अच्छा अगर मैं कहूँ तो ये अपॉन का √2 भी हटा देना बेटर रहेगा। कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे चेकर के लिए कि वो हमारे मार्क्स काट सके। तो उसको भी कैसे हटा सकते हैं? उसको ऐसे हटा सकते हैं कि अब आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यही रैशनलाइज किया है आप, यही प्रोसेस हमने यहाँ किया था। यहाँ पर क्या था कि बीच में पॉजिटिव साइन था तो हमने बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। अभी यहाँ पर एक सिंगल टर्म है √2, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने उसका साइन बदल दिया है। और क्या आया एंड में? तो न्यूमरेटर वी कैन लीव इट एज इट इज। उसको क्या ही हम आगे सॉल्व करें, न्यूमरेटर तो रेडी है, उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, एंड डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज and this √2 multiplied by √2, so √2 multiplied by √2 is 2, so in the denominator we have 4 to the 8। और अब हमने एग्जामिनर को बिल्कुल मौका नहीं दिया कि वो हमारा मार्क्स कहीं पर काट सके, सिंपल हमने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि हम अपने प्लेजर के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर में, हम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं मार्क्स लेने के लिए। और अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैंने तो वैल्यू पुट कर दी हैं और मैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, तो छोड़ देंगे तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे 4 में से, और फिर नुकसान हो जाएगा। जो बच्चे 90 ला सकते हैं वो 80 70 पे रुक जाएंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, एक बार माइक ऑन करके मुझे बता दीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है समझने में, इसलिए। नहीं तो चैट में लिख दीजिए अंडरस्टूड, तो मैं चैट देख के समझ जाऊंगा कि बच्चे बात को समझ चुके हैं। ओके 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 ओके, गुड। अदरवाइज वीडियो अपलोड होगा उस समय भी आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, लिखना बंद कर दीजिए, बैक टू स्टडीज। सर रिपीट वंस मोर, प्रज्वल कोटी। ओके, वंस मोर आई विल रिपीट, जल्दी जल्दी से। ठीक है, what we have done, so first of all we have put the value of secant theta and secant 30 and cosecant 30। secant is the reciprocal of cos, therefore cos √3/2 था तो secant 2/√3 हो गया। और cosecant साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन 30 1/2 है तो cosecant 32/1 हो गया। तो इतना तो सबको समझ आ गया ये। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लिया है 1 इधर मल्टीप्लाई √3 इधर मल्टीप्लाई, नीचे √3 × 1 √3, तो ये बन गया है। फिर मैंने आपको बताया कि a/b c/d है, तो सबसे नीचे वाली टर्म को सबसे ऊपर भेज दीजिए और ये बीच वाली टर्म को इधर भेज दीजिए, तो वही हुआ है। √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 में और 2 + 2 √3 √2 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने कैलकुलेशन अपने हाथ में ले ली पूरी, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे मिस्टेक दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 + √3 बच गया। और एक बार हम इस स्टेज पे पहुंच जाते तो हमें इसको करना है फिर रैशनलाइज, और रैशनलाइज ऐसे करना है कि जो ये टर्म है इसमें बीच वाला साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। √3 × √3 is 3 and √3 × 1 is √3, and at the denominator we have a + b × a - b which is equal to a² - b²। so square of √3 is 3 and square of 1 is 1, so 3 - 1 will be 2, so this will be 2, right। ये 3 - 1 कैसा है ये समझ आना चाहिए। so 3 - 1 is 2 and then 2 to the 4, so at the denominator we have 4√2, numerator as it is 3 - √3। then again what I said is don't give any chance to the checker to reduce any of your mark।
So I'll remove this root 2 also from the denominator, and to remove it again we'll rationalize it. So how to rationalize? Simply multiply root 2 in the numerator and denominator, and this is how you'll get rid of this root 2 as well. And in the numerator we have 3 minus root 3 into root 2, and at the denominator 4 root 2 into root 2. So root 2 into root 2 is 2 at the denominator, and 4 2s are 8. So simply this is our final answer. This can't be further solved. इसको इसके आगे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता. अब कोई कह नहीं सकता कि और सॉल्व करो. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. आई हैव वंस अगेन रिपीटेड फॉर यू. ओके, सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट. मुझे याद आ रहा है 2010 के पेपर में आया था शायद, या हाँ 10 के पेपर में भी आया और बार बार भी रिपीट हुआ होगा ये क्वेश्चन, बट मुझे याद आ रहा है सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है. तो कैसे इसको करना है, अगेन देखिए सारा खेल है वैल्यूज़ का. सो अगेन इफ वी रिफर टू द वैल्यू चार्ट, आई जस्ट शो यू एंड देन आई पुट द वैल्यूज़. तो आपको पता चलेगा इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. सो sin 30, you can see sin 30 is half. So instead of this sin 30 we can write here half, and then tan 45 it is 1. I'll just show you once again. 45 tan, so tan 45 is 1. Tan 45 is 1, it means I'll just put 1 here. Then cosecant 60, cosecant is reciprocal of sine. So if sine 60 is root 3 by 2, cosecant 60 will be 2 by root 3. रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को ऊपर लिख देना, डेनोमिनेटर में लिख देना, और डेनोमिनेटर को ऊपर लिख देना, यानी जगह इंटरचेंज कर देना न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की. तो रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3 हो गया. सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 होता है. एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं. कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2. सो सीकेंट 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 बाई रूट 3. सो एट द डेनोमिनेटर विल हैव 2 बाई रूट 3. और अब आते हैं हम cos 60 पर. cos 60 हाफ होता है, वैल्यू चार्ट आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है. एंड cot किसका रेसिप्रोकल है? cot है tan का रेसिप्रोकल, एज डिस्कस्ड अर्लियर. tan का रेसिप्रोकल है, तो tan 45 1 है, tan 45 1 है, तो cot उसका रेसिप्रोकल वो भी 1 होगा. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. तो इस तरीके से पहला कार्य है आपको वैल्यूज पुट कर, और एक बार आपने वैल्यूज पुट कर दी है तो बस इसका डिनोमिनेटर बना देते हैं ऐसे. और अब इसमें लेना है एलसीएम. एलसीएम लेना वैसे तो आसान काम होता है, पर जिसका 9th का मैथ्स वीक है उसके लिए ये भी किसी लड़ाई से कम नहीं है, जंग से कम. तो दिखा देते हैं एलसीएम लेकर. सबसे पहली बात है 3 टर्म से 2 1 रूट 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 2 1 2 2 रूट 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा. अब इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3. रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप एलसीएम देख लो, 2 रूट 3 है, इसका डिनोमिनेटर है 2. क्या चीज़ मिसिंग है? मिसिंग है रूट 3. इस हाफ के पास डिनोमिनेटर में क्या चीज़ मिसिंग है? मिसिंग है रूट 3. बस जो चीज़ मिसिंग है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो. तो इसके पास डिनोमिनेटर में रूट 3 मिसिंग है, तो ऊपर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, अब इसको देखो, इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम क्या है 2 रूट 3. इसके पास क्या मिसिंग है? इसके पास पूरा ही 2 रूट 3 मिसिंग है, तो ऊपर 2 रूट 3 मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ही 2 रूट 3. तो ये तरीका है एलसीएम को देखने का. और इसके डिनोमिनेटर में रूट 3, इसके पास क्या मिसिंग है? इसके पास 2 मिसिंग है, 2 रूट 3 में से 2 मिसिंग है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो. पहले से यहाँ पे 2 है, और 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट 2 2 4 भी लिख सकते हैं, पर आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 × 2 लिख दिया. एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लूँ, सबको दिख रहा है? ठीक है. ऐसे ही देखिए, अब नीचे भी करेंगे एलसीएम. तो फिर से देखो, रूट 3 को 2 को और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट 3 बनेगा. अब हम देखेंगे कि इसके पास क्या मिसिंग है, डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है, रूट 3 है सिर्फ, इसके पास 2 मिसिंग है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ऊपर 2 2 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं. इसके पास क्या मिसिंग है? डिनोमिनेटर में रूट 3 मिसिंग है, 2 रूट 3 में से रूट 3 मिसिंग है, तो 1 में रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड इसके पास क्या मिसिंग है? इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इससे पूरा 2 रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना है.
and now you can observe that this term and this term has common denominator, same denominator, so the denominators can be cancelled out. तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, इतना लंबा डिनोमिनेटर आपके पास अब नहीं है. सो व्हाट डू वी हैव नाउ, चेक करते हैं. 2√3 प्लस √3, सो वी हैव 3√3 and then 3√3 minus, what is this, 2 to the 4, and at the denominator we have √3 plus 2√3, that is again 3√3, and then we have plus 4 as well. Okay, तो हो सकता है कोई बच्चा कहे आ गया मेरा आंसर, मैंने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, आपका आंसर आया है, पर इसमें आपको 4 में से 3 मार्क्स ही मिलेंगे. और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि डिनोमिनेटर में आपने रूट वाली टर्म को छोड़ दिया है. सो इसको रिमूव कैसे करना है, इस टर्म से आपको पीछा कैसे छुड़ाना है अपना, तो सिंपल सा मेथड है रैशनलाइज. तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, बीच वाला साइन चेंज करना है, तो ये प्लस है तो आपको माइनस करना है, और बाकी सारा कुछ सेम रहता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. तो ये 9th क्लास में भी सिखाया जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आता है कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म रहती है, उसको हटाना बहुत ही आवश्यक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो देखिए ऊपर क्या आया, ऊपर आया 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, एकदम हूबहू सेम टर्म्स हैं. तो सेम टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स है तो हम लिख देंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है कि नहीं. अगर मैं एक टर्म को उसी मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. जैसे 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4 इज 4 स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज a प्लस बी स्क्वायर. सिमिलरली दिस टर्म इंटू दिस टर्म इज होल स्क्वायर. And at the denominator you can see that this thing, if we call it as a and this as b, so a plus b into a minus b, see the terms are same, the sign is different. So a plus b into a minus b is a square minus b square. So we need to square this term. Now this might be a bit tricky for some of the students, square of this term. Okay, so 3 square is 9. And what is √3 square? √3 square is 3. So 3 square is 9 and √3 square is 3. So on multiplying we'll get 27. So a plus b into a minus b, the formula is a square minus now b square. The square of term b, 4, and that is 16. So 4 square is 16. So in the numerator we got 3√3 minus 4 whole square, that also we'll solve, a minus b whole square के फार्मूले से उसको भी खोलेंगे. और डिनोमिनेटर में 27 में से 16, 27 में से 16 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा. तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि हमने डिनोमिनेटर को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है. अब वहाँ पे रूट गायब हो गया है, और अब हमारी जो सॉल्व करने को रह गया वो है जस्ट न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करेंगे. फार्मूला है a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर अभी हमने देखा 27 है, यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखाया था. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 4, सो 4 स्क्वायर इज 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू a एंड a इज 3√3 इंटू b. फार्मूला है सिंपल a माइनस बी होल स्क्वायर, 7th क्लास में सिखाया जाता है, वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी. और अब तो हो गया सब कुछ सॉल्व. तो ऊपर 27 प्लस 16 कितना होगा, 43, 7 6 13 2 3 4, ओके परफेक्ट. और यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24√3. तो अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये आपका काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है. ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है. तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया कि किस तरीके से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा आंसर आता है. ओके जी, तो ये था हमारा 4th पार्ट. देखते हैं यहाँ पे किस हद तक सॉल्व किया है. वही है जो हमने किया है उतना ही पूरा सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ये बढ़िया बात है. ओके, डाउट्स देखते हैं, डाउट्स हैं क्या, डाउट्स हैं क्या.
डाउट्स हैं तो लिखिए बेटा, समझ आ गया तो लिखिए अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है हमारा नेटवर्क चला गया है। जिनका नेटवर्क जा रहा है कोई चिंता की बात नहीं है, सारा वीडियो यूट्यूब पे डलेगा, जो भी छूटेगा आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, घबराना नहीं है। नेटवर्क इशू है तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबको समझ आ गया, गुड। सो कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी ट्रिकी इन ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग एल्स इज सिंपल। पुटिंग द वैल्यूज, कितना टाइम लगता है वैल्यू पुट करने में, पर समस्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। ओके, आई गॉट इट। अब लिखना बंद कर सकते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक्सरसाइज आज खत्म करेंगे ये वाली, तो जल्दबाजी में मत रहिए कि जल्दी जल्दी करिए सर, जल्दबाजी में मत रहिए। ओके, सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पार्ट। आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू। मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाऊंगा, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। ये इसका सॉल्यूशन है, और जब वीडियो भी देखेंगे तो पॉज करके, मतलब पहले ही मत देख लीजिए सॉल्यूशन, पहले खुद से कीजिए एंड देन आप देखिए इसको कि आपका आंसर आया कि नहीं, और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, 5 इंटू यहाँ पे 1/4 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा एरर है प्रिंटेड मटेरियल में। और 4 इंटू सीकेंट 30, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। कॉस 30 होता है √3/2, तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2/√3, तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये भी परफेक्ट है। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। sin 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। cos 30 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एंड रेस्ट इज अप टू यू। अब आपको जस्ट इसको कैलकुलेट ढंग से करना है। ओके, सो बेटर द गुड थिंग इन दिस क्वेश्चन इज देर आर नो स्क्वायर रूट्स इन द डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइज करने से आप बच गए। पर जो चीज़ आसान है उसको करने में मज़ा कहाँ है, वो बोर्ड भी उसको पूछने से बचता है, टफ टफ चीज़ें पूछता है। तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बट हाँ, ये नहीं है कि डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिया, जैसे कि टेस्ट 1 में लगा, पिछले संडे वाले टेस्ट में तो आपने सही से किया, पर उससे पिछले वाले टेस्ट में आपने जस्ट ऑप्शन बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको एक भी मार्क्स नहीं दिया और 15 बच्चों को मैंने फेल घोषित कर दिया था। चलो, उसको ध्यान में रखना है, वो इसीलिए किया है क्योंकि बोर्ड भी ऐसा ही ट्रीट करेगा आपको। आप जस्ट अगर ऑप्शन बता दोगे कि ये आपका आंसर है भाई, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे, फिर आंसर आने के बाद हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। So the question is 2 tan 30 upon 1 plus square 30. Now we know that tan 30 is 1/√3, तो जहां पे tan 30 है वहां पे हमने लिखा है 1/√3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जहां पर tan 30 है वहां हमने लिखा है 1/√3, और यहाँ स्क्वायर लगाने का क्या कारण है, क्योंकि प्रश्न में भी यहाँ पर स्क्वायर है, तो जैसा क्वेश्चन में वैसा। अब इधर देखिए, 2 into 1 is 2 and denominator is √3, and here 1 plus 1 square is 1 and √3 square is 3। So अब तक तो आप अच्छी तरह से जान चुके कैसे हमको करना है कैलकुलेशन। फिर इधर एलसीएम लेंगे, सो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 3 1s are 3, 1 1s are 1, 3 plus 1 is 4 and the denominator is 3, so this is 4/3, and again we are in the same condition where there is a by b by c by d। so क्या सिखाया था कि सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाती है, तो 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, 3 2 जा 6, या जस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2। ओके, एंड ये वाली टर्म इधर जाती है। तो कितना सिंपल है, देखो एक बार आपको समझ आ गई बात कि ऐसे होना है भाई, कितना सिंपल हो जाता है। इस 2 से ये 2 कट गया। और क्या कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है कि अभी इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं?
नो सर। नो, क्यों नहीं मिलेंगे? सर क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं किया गया अभी तक। Excellent. So, since the denominator has a square root term, irrational term, what we need to do is multiply with that term in the numerator and denominator, and now the problem is solved. So, ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य पूरी तरह से हमको प्राप्त हुआ कि नहीं। तो नहीं, यहाँ तक नहीं हुआ, पर अब हो जाएगा। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स, एंड नाउ सिंपली this 3 and this cancelled, so the final answer is root 3. Final answer is square root 3 by 2. और ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं साइन 60, कॉस 60, टेन 60, ये सब ऑप्शन दिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साइन 30, ये सब ऑप्शन दिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम देखेंगे कि इसका आंसर आया रूट 3/2, और इनमें से किसकी वैल्यू रूट 3/2 के बराबर है। आप चाहे तो टेबल चेक कर सकते हैं, क्या साइन 60 रूट 3/2 होता है, या कॉस 60, या टेन 60, या साइन 30। आंसर दे सकते हैं आप बोलकर। तो साइन 60। Sine 60, excellent. So sine 60 is root 3/2, perfect. Cos 60 is 1/2, tan 60 is root 3, and sine 30 is 1/2. So sine 60 is perfect answer. तो इसका ऑप्शन ए। तो आप ऑप्शन ए लगाएं, वो करेक्ट है, बट द रीजन शुड बी देयर, क्यों हमने ऑप्शन ए चूज किया है। सो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। बहुत ही इजी, tan 45 से खूबसूरत ट्रिग्नोमेट्रिक कोई चीज नहीं है। tan 45 1 होता है, सीधा सीधा। cot 45 भी 1 होता है, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। तो tan 45 1 है। 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 itself, so numerator is 1 minus 1 0, and denominator is 1 plus 1 2. So we have 0/2, and 0 by any finite number is 0 itself. तो आंसर तो 0 ही आ गया इसका। और कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चेक कर डी ऑप्शन। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो वी हैव दिस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। बताइए a की वैल्यू क्या होगी इसके लिए। साइन 2a 2 साइन ए के बराबर है, बताइए a की वैल्यू क्या होगी इसके लिए। तो हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमको जो चार ऑप्शन दिए हैं बेटे, ये ऑप्शन इसमें एक एक करके पुट करके देखने की किसके लिए ये बात सच साबित होगी। वैसे अगर आप 11th क्लास में होते तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और फिर सॉल्व हो सकता है, पर अभी वो फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 10th क्लास में वो नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि आपको एक एक करके ऑप्शंस चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 0 डिग्री वैल्यू ए की जगह पुट करूं तो क्या ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन? सेटिस्फाई होने का मतलब है LHS RHS इक्वल होगा क्या? So I'm going to put a is equal to 0 degree. So I'll have sine 2 into 0 degree. 2 multiplied by 0 degree. That will be 0 degree itself. And at the RHS I have 2 into sine 0 degree. And from the table we know that sine 0 is 0. So at the LHS we have 0. And at the RHS we have 2 multiplied by 0. And obviously 2 multiplied by 0 is also 0. So LHS equal to RHS, and hence the correct answer is 0 degree itself. Okay, so this is the proper solution. We need to put the options, and whichever option is satisfying your equation, that will be the final answer. And if let us say 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो हम 30 को पुट करते, 45 पुट करते, 60, कोई एक तो करता सेटिस्फाई। ओके, लेट अस प्रोसीड टू फोर्थ पार्ट. And again we are dealing with tan 30. Tan 30 is 1 by root 3, so it will be 2 into 1 by root 3, and at the denominator we have 1 minus 1 by root 3 square, so 1 minus 1 by root 3 square. 1 by root 3 square will be 1 by 3 itself. तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 बाय रूट 3, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाय रूट 3 स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 बाय रूट 3, और इधर एलसीएम ऑफ हो गई थी। ओके, 1 माइनस 1 बाय 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 बाय 3,
और अब क्या करना है, करना ये है कि ये जाएगा सबसे ऊपर। देखो वही पुरानी चीज़, एक बार सीखो बार बार अप्लाई कर। तो 3 2 के पास जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 3, और ये जो 2 है ये जाएगा √3 के पास, तो 2 इंटू √3। और अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम। और अभी जैसा कि हमने देखा कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं रहना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। और कुछ बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा रहता है तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें पता है कैसे करना है, ऊपर नीचे कैंसिल करके कर सकते हैं डायरेक्ट। बट मैंने इन जनरल जैसे होता है 3 इंटू √3 इन द न्यूमरेटर एंड एट द डिनोमिनेटर वी हैव √3 इंटू √3 दैट इज 3, और 3 3 से कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा √3। तो ऑप्शन में देखना है कि √3 कहाँ है। √3 ऑप्शन में कौन बताएगा, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? सर tan 60 डिग्री। tan 60, परफेक्ट। tan 60 इज √3, एक्सीलेंट। cos 60 हाफ, sin 60 √3/2, sin 30 हाफ। जैसे मुझे वैल्यूज याद हैं आपको भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। और अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन खुद से देखना है, थर्ड हम बता देते हैं। और थर्ड बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है। आप कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी 10 ईयर उठाकर देखो, हमारा पिछले साल का प्री बोर्ड का पेपर देखो जो कि RO से आया, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब में। तो फिर भाई आप समझ ही सकते हैं इसकी खासियत कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा है, tan a + b √3 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, tan की वैल्यू √3 कब आती है? कोई और बच्चा बताओ, सेम आवाज मुझे नहीं सुननी, सेम बच्चा नहीं बताएगा। tan √3 कब आता है? सर 60 डिग्री। एक्सीलेंट। तो जहां पर ये √3 है ना, इस √3 की जगह मैं लिख दूंगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। 60 मत लिख देना, tan 60 लिखना। √3 इज tan 60 डिग्री। और अब आप ऐसे अज्यूम कीजिए जैसे कि दोनों तरफ tan से tan कट गया, वैसे ऐसे होता नहीं है, पर एज्यूम कीजिए। वो 12th क्लास में आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि वो कैसे कटते हैं। तो आप डायरेक्ट एंगल, इसका एंगल है a + b और इसका एंगल है 60 डिग्री। तो यहां से आप कह सकते हैं कि a + b बराबर है 60 डिग्री। सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हुए जो ये tan a - b है, tan a - b वो 1/√3 के बराबर है। तो कोई और बच्चा मुझे बताइए कि 1/√3 वैल्यू कब आती है tan की? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आती है। अच्छा, दिख भी रहा है ये तो, पर बच्चों को आता भी है। तो 30 डिग्री पर आती है। और ऐसा करते हैं कि कल की गूगल मीट में पढ़ेंगे नहीं, कल फार्मूले सुनेंगे बच्चों से और वैल्यू सुनेंगे, और सब कैमरा ऑन करके रखेंगे अपना और वैल्यूज़ मुझे सुनाएंगे। तो एक बढ़िया सा वाइवा हो जाएगा। और आपके इंटरनल मार्क्स के लिए भी जो वाइवा वगैरह होता है, इसी बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी से ही देख लेते हैं किसमें पोटेंशियल है मेमोराइज करने का। तो बेटा 2 इक्वेशन बन गई है, a + b 60, a - b 30। 2 इक्वेशन बन गई है, और इनको सॉल्व कर लीजिए अपना प्रॉपर मेथड में, जैसे लीनियर कोई भी सॉल्व होती है। कैसे होती है सॉल्व, अलग से लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहीं पर इसको एक लाइन मिटा देता हूँ, क्योंकि माउस से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। और इसको जब आप ऐड करेंगे, लीनियर कैसे सॉल्व होती है, बस वो मेथड XY जो निकालते हैं वो हमको यहाँ पे करना है। तो b से b कट जाएगा और a + a आ जाएगा 2a, और 60 + 30 आ जाएगा कैपिटल A, और 60 + 30 आ जाएगा 90। और अब सिंपली इस 2 को, इसको अपॉन में भेज देना है, तो a हो जाएगा 90/2। सो a इज 45 डिग्री। इतना सिंपल है, इससे सिंपल क्या चाहिए आप। a हो जाएगा 45 डिग्री। इसको पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, और b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर। शो करके दिखाना, सीधा मत लिख देना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी।